डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। मेरे बहनों भाइयों, इस पंजाब के प्रति मेरे दिल में बेहद सम्मान है, बेहद इज्जत है, क्योंकि यह पंजाब की धरती शौर्य की धरती है, पराक्रम की धरती है, साहस की धरती है। यह गुरु नानक देव की धरती है और इस गुरु नानक देव की धरती को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। गुरु नानक देव जी ने सत्य, संतोष, दया, विनम्रता और प्यार को आधार बनाकर ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की थी जो जात पात, ऊंच नीच के ऊपर उठकर एकजुट हो और सबसे बड़ाई और सबसे भलाई में सबके विश्वास करे। एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे गुरु नानक देव जी। भाइयों, चुनाव केवल चुनाव नहीं होता है। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है, समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है। गुरु नानक देव जी ने जो कुछ भी कहा था उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप हमसे यह सवाल पूछेंगे, आप केंद्र में आपकी सरकार बन गई, 7.5 वर्षों से केंद्र में सरकार चल रही है, आपने कौन सा ऐसा काम किया जिससे यह माना जाए कि आप गुरु नानक देव के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री ने ही यह नारा दिया जैसा गुरु नानक देव ने कहा था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। यह उन्हीं का बताया हुआ रास्ता है जिस रास्ते पर हम आगे बढ़े। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आप सब भारत की अंतरात्मा के हिस्सा हैं। पंजाब के लोग बड़ी संख्या में सेना में देखने को मिलते हैं। जब भी मैं सीमाओं पर जाता हूं और मैं पंजाबियों को देखता हूं तो उनके शौर्य और पराक्रम को देखकर सचमुच मेरा पक्का भरोसा हो जाता है कि दुनिया की कोई ताकत आंख उठाकर भी भारत की सीमाओं को देखने की जरूरत करेगी तो हमारे इन बहादुरों में वह दमखम है कि उसका वो तोड़ जवाब दे। राष्ट्र निर्माण में सिख समाज का, पंजाब के समाज का एक अतुलनीय योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। यहां पर लोग कहेंगे कि सिख नहीं है, क्यों बोल रहे? बहन भाइयों, मैं आप सभी से अपील करने आया, आप सभी भाई भाई हैं। बहुत सारी ताकतें सिख समाज और हम लोगों में एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है हमारे रिश्ते को। चाहे हमें कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े, हम इस रिश्ते को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। यह हमारा संकल्प होगा। इसे मत भूलने, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा। इतना ही नहीं, मैं तो कहता हूं एक बहुत बड़ी चूक हो गई। ननकाना साहब, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान, वह पाकिस्तान में, और शरीर छोड़ने का स्थान करतारपुर साहब, यह भी पाकिस्तान में। और करतारपुर साहब तो केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी है। बहनों भाइयों, थोड़ा और प्रयत्न किया गया होता तो मैं समझता हूं कि यह करतारपुर साहब निश्चित रूप से भारत का ही हिस्सा होगा। भारत का। और आज मैं कहना चाहता हूं, महाराजा रणजीत सिंह और उनके सेनापति हरि सिंह नलवा के संबंध में मेरे मित्रों, कैसी अद्भुत वीरता थी, कैसा अद्भुत साहस था कि अफगानिस्तान तक जाकर उन्होंने भारत का झंडा लहराया था। भारत का झंडा लहराया, यह कोई छोटी बात नहीं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में आप लोगों का जितना बड़ा योगदान है, और सिख समाज के योगदान को मैं कभी भूल नहीं करता हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरमिंदर साहब पर स्वर्ण का छत्र लगाया। जब स्वर्ण छत्र के स्वर्ण की मैं चमक देखता हूं तो उसमें मुझे भारतीय संस्कृति की चमक दिखाई देती है, जिसकी रक्षा करने के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों का बलिदान किया है। खालसा पंथ ने भी बलिदान किया है।
इसे मैं भूल नहीं सकता। पंजाब की धरती ने बने यह सब सारी बातें हम लोगों की जेहन में होनी चाहिए, या किसी भी सूरत में हम लोगों की जेहन से नहीं निकलनी चाहिए। बहनों भाइयों, मैं भी कर गया, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं ये कहूं कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत तेजी के साथ बढ़ी है, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आज के 7-8-10 वर्ष पहले अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि कुछ बोलता था, दुनिया हमारी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। भारत कमजोर भारत है, होगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत होगा, लेकिन यह कमजोर भारत है, हमारी बातों को अनसुनी कर दिया था। लेकिन आज भारत की वह हैसियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया हमारी बातों को गंभीरता से लेती है। बहनों भाइयों, आपने सरकार बनाई 2014 में, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी को भारत का अपने प्रधानमंत्री बना। उनके दिल की तड़पन को मैं अच्छी तरह समझता था। उसमें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। मैं जानता ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके अंदर देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पन है, दीज है। शपथ लेने के बाद 2014 में जब हम दोनों लोग मंच से उतरे, कुछ प्रेस के मित्रों ने कहा कि साहब मोदी जी कुछ बोलिए, मोदी जी कुछ बोलिए। मैंने भी आग्रह किया, ज्यादा नहीं बोले, उन्होंने कहा जो बोलना है बोलेंगे, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी यह सरकार है वह देश के गरीबों को समर्पित है। बहनों भाइयों, यह जुबान से निकली हुई आवाज नहीं, सच्ची बात यह है कि उनके दिल से निकली हुई आवाज। क्या क्या किया है उन्होंने गरीबों के लिए, इस देश की आर्थिक विषमता को समाप्त करने की, इस देश को मजबूत बनाने की। आप लोगों को इसका एहसास हो रहा है। गरीब माताएं और बहनें घर में लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, धुएं में खाना बनाती थी, उनकी आंखों से आंसू निकलता। क्या किसी ने कभी चिंता की? पहली बार किसी ने चिंता की, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की और यह कहा गरीब माताओं की आंखों से भी खाना बनाते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए धुएं के कारण। इसलिए हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए और एलपीजी गैस सिलेंडर की व्यवस्था हम लोग करें। हिंदुस्तान में एक भी परिवार से नहीं बचना चाहिए जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो, पक्का मकान न मुहैया हो। आज सभी को जिनके पास कच्चा मकान रहा है, बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों को कच्चे पक्के मकान मुहैया कराए जा चुके हैं। और आपने जो बजट पास हुआ है उसमें देखा होगा, फिर से हम लोगों ने तय किया है कि 80 लाख और पक्के मकान बनाकर जिनको नहीं मिला है उनको मुहैया कराए। यह कोई सब छोटे काम नहीं, यह सारे काम, ये देश को बढ़ाने वाले काम। हर घर में नल होना चाहिए और नल में जल निकलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां की माताएं बहनें घर के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए दूर दराज जाती है, जलाशयों में जाती है, कुओं पर जाती है और वहां से घड़ा भर के 2-3 घड़े सिर के ऊपर रखकर वो अपने घर वापस लौटती है। हमारे प्रधानमंत्री की यह संवेदनशीलता थी। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात अब भारत में नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हर घर में नल पहुंचेगा और हर नल से जल निकलेगा। अब लोगों को पानी दूर दराज से लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कितना यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने मदद की है मैंने नहीं कह सकता, लेकिन कुछ स्थानों पर जरूर नल की व्यवस्था हुई होगी और नहीं हुई है तो मैं आपको वचन देकर जाना चाहता हूं, सरकार बनाइए, हर घर में नल पहुंचाएंगे और नल में जल पहुंचाएंगे। यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है जो हम कहते हैं वह करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। हमारे शब्दों में और हमारे कृत्यों में
कभी भी अंतर नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। अन्य राज्यों से अधिक अधिकार जम्मू कश्मीर को प्राप्त थे धारा 370 के अंदर। हमारे पहले भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उस समय ही कहा था जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी हिंदुस्तान में और हमको स्पष्ट बहुमत भारत की संसद में मिल जाएगा, चुटकी बजाकर हम धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। जब चुनाव आके हम घोषणा पत्र में धारा 370 समाप्त करने की बात करते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे ये जनसंघी, ये भाजपाई जनता की आंखों में धूल झोंक रहे, कभी नहीं करना है। लेकिन जिस दिन आप लोगों ने भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत दे दिया बहनों भाइयों, आपने देखा चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग ये कहते थे कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लोग बराबर राम मंदिर की बात करते हैं, चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लोग राम मंदिर की बात। आपने देखा सरकार बनी ऐसे हालात पैदा हुए, आज अयोध्या की धरती पर जाकर देख सकते हैं बहनों भाइयों भव्य राम के मंदिर का वहां पर निर्माण। जो हमने कहा है सदैव किया। इतना ही नहीं, भारत का विभाजन हुआ, भारत के दो टुकड़े, एक भारत बना दूसरा पाकिस्तान बना। बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी उनको पाकिस्तान में रखा। लेकिन जब से हमारी पार्टी बढ़ी तब से हम लोग कहते रहे यदि पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, वहां पर हमारे भारत के मूल निवासी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भी रहे भारत के लिए, यदि वहां उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है और वो भारत आते हैं तो जलालत की जिंदगी हम उन्हें नहीं जीने देंगे, बल्कि उन्हें भारत की नागरिकता हम मुहैया कराएंगे। संसद में आप लोगों ने हम लोगों को बहुमत दे दिया और बहनों भाइयों चुटकी बजाकर हमने नागरिकता का कानून पास कर दिया। कोई भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, यदि उसका वहां धार्मिक उत्पीड़न होता है, बहनों और बहुओं के साथ उनकी इज्जत और स्पर्धु की जाती है और भारत आते हैं, भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो बहनों भाइयों डंके की चोट पर सब सम्मान हम उन्हें नागरिकता मुहैया कराएंगे। यह हम लोगों ने कहा था और करके हम लोगों ने देखा, जो हमने सब किया। नहीं तो आजाद भारत के इतिहास में जब भी चुनाव होते थे, नेता आते थे, जनता से तरह तरह के वादे करते थे, लेकिन चुनाव समाप्त हो जाता था, अपने वादों को भूल जाते और नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण, कृति और कथन में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास समाप्त होता चला गया और विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। लोग कहते थे नेता है, आए हैं, झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते, यह धारणा बनी हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में कहा बहनों भाइयों हम विश्वास का संकट भारत की राजनीति में नहीं पैदा होने देंगे, हम विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और इस पर विजय प्राप्त करेंगे और करके हम लोगों ने दिखाया। कोई बताए कि हम लोगों की कथनी और करनी में कोई अंतर रहा नहीं होने देंगे। भारत की विरासत को भी हम सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं गुजरात के सोमनाथ मंदिर की राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, आकर गोविंद ने उस पर आक्रमण कर दिया था, ध्वस्त कर दिया, उसका निर्माण कराया। बाद में हमारे नरेंद्र भाई मोदी के भारत के प्रधानमंत्री थे, सोमनाथ मंदिर को भव्य स्वरूप देने का काम किया।
काशी विश्वनाथ मंदिर, भाइयों, काशी विश्वनाथ मंदिर का इसलिए भी मैं नाम ले रहा हूं, महाराजा रणजीत सिंह ने हरविंदर साहब का अमृतसर में स्वर्ण का, सोने का छत्र लगवाया, तो वहीं पर काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर भी उन्होंने सोने का छत्र लगवाने का काम किया था, वो महाराजा रणजीत सिंह ने। यह कोई छोटी बात नहीं है। और आज जाकर देखिए, उसको भी आकर विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा था काशी विश्वनाथ मंदिर को। अहिल्याबाई ने बनवाने की उसको कोशिश की थी, कुछ निर्माण कार्य भी कराए, लेकिन भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ मंदिर का देखना हो, आज जाकर देख सकते हैं। उसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्वयं कहल कर कर दी। लोग कहेंगे क्या भाजपा का काम केवल मंदिर बनाना? बहनों भाइयों, हम केवल मंदिर ही नहीं बनवाते हैं, हम देश की विरासत की रक्षा करते हैं। जो अपनी जड़ों से कट जाता है, अपनी विरासत से कट जाता है, उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है। हम भारत के लोगों को कटी पतंग की तरह नहीं होने देते, इसलिए हम बना रहे हैं। और हम केवल मंदिरों का निर्माण ही नहीं करते हैं, हम लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं। नई संसद बन रही है, अभी 1 साल के बाद आप देख लेना, उसका भव्य स्वरूप आप सबके सामने होगा। चमकती हुई संसद आपको दिखाई देगी, अंग्रेजों के समय की बनी हुआ संसद नहीं। भारत की चप्पे चप्पे के प्रति हमारे मन में गौरव का भाव है, स्वाभिमान का भाव। बहनों भाइयों, मान सम्मान स्वाभिमान ये मनुष्य के हृदय की सबसे बड़ी भावना होगी। मनुष्य जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता। जो स्वाभिमान से समझौता करता है वो बहादुर इंसान नहीं माना जाता है, बुज़दिल इंसान माना जाता है। और यह बहादुरी, यह साहस, यह शौर्य, यह पराक्रम हमने पंजाब के लोगों के अंदर भी देखा है। जब भी मैं सीमाओं पर जाता हूं और अपने सेना के जवानों से मिलता हूं, गए भाई, और हमारे सिख रेजिमेंट के लिए मैं जाता हूं, बोले सो निहाल सत्रिय, हौसला बुलंद हो जाता है। एक बार मैं गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हमारी सिख रेजिमेंट के सामने खड़े होकर जब उन लोगों ने हमको सलामी दी, रक्षा मंत्री होने के नाते, मैंने कहा कि एक बार हो जाए, यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या हो जाए, तो लगा दिया नारा उन्होंने, बोले सो निहाल सत्रिय। अब बहनों भाई, लगातार 2-3 बार, एक बार जब मैं वापस जा रहा था, फिर जब नारा लगाया तो मैं मुड़ कर वापस, और मैं कहना क्या था, बहनों भाइयों, पंजाब के लोगों ने देश के लिए जितना बड़ा बलिदान दिया है, उसको ये इतिहास कभी भारत का भूलेगा। सिख समाज के बारे में मैं जानता हूं, जितनी जनसंख्या है प्रतिशत के हिसाब से देखिए, उससे ज्यादा लोग सेना में हैं, और प्रतिशत की जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से देखिए, सबसे ज्यादा बलिदान भी उन्होंने दिया। बलिदानी परंपरा है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लोग कहते हैं कि बाबा जहां सिख लोग हैं ही नहीं, वहां क्यों रहते? एक ही माता की कोख के दोनों औलाद हैं बहनों भाइयों, इनके रिश्ते कभी टूटने नहीं चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी है। पूरा इतिहास को उठाकर देखिए, नफरत पैदा करने के लिए तो कोई भी नफरत पैदा करके लोग सरकार बना लेते। हमारा उद्देश्य सरकार बनाना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य देश बनाना है, समाज बनाना है। हम ऐसे हालात किसी भी सूरत में नहीं पैदा होते। लंबे समय से आपने यहां कांग्रेस की सरकार देखी, भ्रष्टाचार की क्या हालत है? नहीं है ना? क्या भ्रष्टाचार है कि नहीं? नहीं है? अरे नहीं होगा, यहां होगा, है क्यों भाई जी? यहाँ है, ये कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं। बहन भाइयों, भ्रष्टाचार पर काबू कैसे पाया जा सकता? भाषण देकर भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता। मैं आपको याद दिलाता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत
आप किसानों को 6,000 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? या हाथ लाकर बताइए मिल रहा है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी। ये बताइए 6,000 रुपया दिल्ली के बैंकों से चलता है, पूरा का पूरा 6,000 आपके खाते में पहुंचता है कि नहीं? और भैया मैं राजीव गांधी जी की याद दिलाना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, क्या करें हमारी समझ में नहीं आता। मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो 100 पैसा में 85 पैसा नीचे पहुंच पाता है, शेष पैसा भ्रष्टाचार की भेंट किया गया, लोगों की जेब में चला गया। यह लाचारी व्यक्त की थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा ऐसा सिस्टम बनाएंगे, व्यवस्था में ऐसा बदलाव करेंगे कि 100 पैसा यदि दिल्ली से चलेगा तो हमारे गांव में बैठे हुए व्यक्ति के पॉकेट में 100 का 100 पैसा पहुंचेगा। भ्रष्टाचार पर ही काबू पाना है तो मेरे बहनों भाइयों, व्यवस्था में हम सबको परिवर्तन करना पड़ेगा और आगे भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कई कदम हम लोगों ने उठाने का फैसला किया है और इस तरह उठा भी रहे, ताकि डिजिटाइजेशन जमीनों को लेकर विवाद होते थे, अब डिजिटाइजेशन उसका होगा, सारी मामले खत्म हो जाए। जमीनों पर जिनका कब्जा है, स्वामित्व तो नहीं मिला, अब उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है, स्वामित्व दिया जा रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है जिनके पास 1 बिस्वा 2 बिस्वा जमीन है, केवल घर बनाया उन्होंने, उनको भी मालिकाना हक नहीं मिला, अब उनको भी हम मालिकाना हक मुहैया करा। पंजाब में धान पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हमारा धान गेहूं खरीदा जाना चाहिए। इसके पहले भी खरीदा जाता रहा है, कितना खरीदा जाता रहा है ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जो पहली तारीख को बजट पेश हुआ है बहनों भाइयों, उसको उठाकर देखिए, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसानों का धान और गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 2,37,000 करोड़ रुपया की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं। मैं जानता हूं कि ड्रग की समस्या पंजाब की बहुत बड़ी है कि नहीं? है कि नहीं? कि मजा आता नहीं? मजा आता हूं। ड्रग लेने के बाद सारी दुनिया छोटी दी, यही है ना? बना दीजिए हम लोग की सरकार, बना दीजिए। देखूंगा किसने अपनी मां का दूध पिया है जो कि ड्रग का कारोबार है। पंजाब जैसा राज्य, पंजाब जैसा राज्य जहां का किसान अपने जिस्म का पसीना बहाता, भारत की बहुत बड़ी आबादी का पेट भरने का काम करता है, वहां पर भ्रष्टाचार और ऐसे राज्य में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, बाहर से निवेश नहीं हो रहा है ताकि नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल सके। रोजगार हम पैदा करें, हम आपको विश्वास दिलाओ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यह होता है कि किसी राज्य में यदि कोई बिजनेस करना चाहता है और वहां पर पैसा लगाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वहां पर कितनी सुविधाएं हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। आप जानते हैं आपको पंजाब कितना पीछे है, 19वें स्थान पर है बहनों भाइयों। हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है केवल सरकार। यहां भी इन्वेस्टमेंट होगा और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आपका बेहद समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और आप जानते हैं कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना, लॉ एंड ऑर्डर का ठीक होना, यह विकास की पहली शर्त होती है। जब कानून का होगा शासन तो विकास करेगा योगासन। बिना कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुए विकास किसी भी देश में किसी भी सूरत में संभव नहीं होता। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने बराबर जनता की आंखों में धूल झोंकी और धूल झोंककर मेरे बहनों भाइयों लोगों का समर्थन हमने हासिल करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा भारत की संसद में राष्ट्रपति भाषण पर चर्चा करते हुए हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या क्या कही।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत विदेश नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई। शायद राहुल गांधी को पिछले इतिहास की जानकारी नहीं है, शायद उन्हें पिछले इतिहास की जानकारी नहीं है। जिस समय सक्सकाम घाटी को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया था बहनों भाइयों, उस समय यदि कोई भारत का प्रधानमंत्री था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, मैं केवल इतिहास में बता रहा हूं, क्योंकि मैं हर प्रधानमंत्री को किसी भी राजनीतिक पार्टी का मैं मानता हूं वो व्यक्ति नहीं है, संस्था है। मैं हर प्रधानमंत्री की मैं इज्जत करता हूं। लेकिन राहुल जी को बताना चाहता हूं, आप कहते हैं चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमने कहा की, हमारी गलत नीतियों के कारण हुई। यह तो आपके समय नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान ने सक्सकाम घाटी को चीन के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, काराकोरम हाईवे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का वो कब बना? पाकिस्तान ने ही जारी की जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। बहनों भाइयों, तब बना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कब बना? जब 2013 में आपकी सरकार थी तब बनना प्रारंभ हुआ था। उसे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करना। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो पहले से आपने कर रखी है, हमारे ऊपर क्यों नहीं उठाते? और इतना ही नहीं, इस समय गलवान घाटी में हमारे बहादुर सेना के जवान चीनी सेना के साथ, पीएलए के साथ जूझ रहे थे। बहनों भाइयों, दिल्ली में बैठकर चीन के राजदूत के साथ राहुल जी बात कर रहे थे। कहां से उनको नैतिक हक प्राप्त हो जाता है? हम लोगों के ऊपर आरोप है, कहते थे भारत की सेना के जवान बड़ी संख्या में मारे गए, चीन के कोई नहीं मारे गए। हमारी सेना के जवानों का मनोबल तोड़ रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय क्या हो, कभी नहीं कहा। देश की सीमाएं सुरक्षित है बहनों भाइयों, हमारे देश की सेना के जवानों के तौर पराक्रम और बलिदान के कारण सुरक्षित। जो मन आता है तब बोलते हैं। एक तरह गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना आमने सामने की, और हम आप चीन के राजदूत से बैठकर बात कर रहे हैं और सेना के जवानों के पराक्रम पर सवालिया निशान लगाए। आपने देखा होगा कल ही ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र में लिखा, गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ था भारत और चीन के सेना के जवानों में, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 के लगभग मारे गए थे। क्या मैं ये भारत के किसी पत्रकार नहीं कहा, एक खोजी पत्रकार ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का बात नहीं कहा। और राहुल जी ने ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का एक माउथ पीस पेपर है, उसके कहने पर आपने आरोप लगाया। भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, फैसला आपके हाथों में। देश रहना चाहिए, लोग आते जाते रहेंगे। देश का मस्तक किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहिए। और मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हम भारत की सीमा पर किसी को आंख उठाकर देखने की इजाजत नहीं। भारत का चरित्र रहा है कि भारत ने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, और न तो भारत ने दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया। भारत का चरित्र रहा है। भारत ही दुनिया का अकेला देश, जिस भारत देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने किसी भारत की धरती से यह संदेश दिया सारे विश्व को कि भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की सीमा में रहने वाले लोग सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश की धरती से गया है तो भारत देश की धरती से गया है। पूरा विश्व ही हमारा परिवार। कितने शांतिशील हम लोग हैं, कितने शांतिशील हैं।
जहां जरूरत पड़ी है सौर पराक्रम का भी परिचय दिया है। लेकिन सभी सुखी रहने चाहिए, सभी निरोग रहने चाहिए, सभी मस्त रहने चाहिए। बोले हमारे यहां तो यह भी परंपरा है, नाग पंचमी के दिन जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस नाग पंचमी को गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उस नाग के भी दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया का कोई देश करता है तो भारत, यह है हमारी बात। भाइयों, भारत की श्रेष्ठता, भारत की जीवंतता हम सभी को कायम रखने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहना, मैं और कुछ आप लोगों के सामने बोलता, लेकिन आगे की भी हमारी सभा है, थोड़ा देर से आया, आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के प्रति सचमुच का शीश झुकाकर आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब जब हमने आपके सामने झोली फैलाई है, आपने हमारी झोली भर दी है। दिनेश सिंह बाबू का जहां तक सवाल है, दिनेश सिंह बाबू के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। सब कुछ हो सकता है, लेकिन दिनेश सिंह बाबू के ईमानदारी पर कोई मांगालाल सवाल या निशान नहीं। अनजाने में कोई गलती हो सकती है, अनजाने में कोई गलती हो सकती है, लेकिन मैं दिनेश बाबू को जितना जानता हूं, दिनेश बाबू जानबूझकर कोई गलती नहीं कर सकते हैं। इनकी काम की करने की शैली को लेकर कोई कह सकता है ठीक है, कोई कह सकता है गलत है। मैं जानता हूं सब लोग कहते हैं ठीक है, वे कह सकते हैं, लेकिन दिनेश सिंह बाबू की नीयत पर, इंटेंशन पर कोई सवालिया निशान नहीं है। इसलिए एक ही अपील आप सबसे करने आया हूं, एक ही अपील करने आया हूं। मेरे बहन भाइयों, पिछले 3 चुनाव में जितने मतों से जिताया था, अभी तक चौका मारना है, चौका मारना, सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, यह अपील करने के लिए आया। टूटेगा, टूटेगा। देखिए, मैं सारे प्रेस के मित्रों से कहूंगा, मीडिया के लोगों से चाहूंगा, एक बार कैमरा बोल दीजिए, कहां तुम्हारे बताइए टूटेगा, पक्का टूटेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।